ठीक है, मैंने सी में जाके जैम में एच डॉक के अंदर अपना एक फ़ोल्डर बनाया है माय वेब पेज। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ से भी सर्च करके मैं जैम कंट्रोल पे जा सकती हूँ, और डायरेक्टली जो है वो जैम में भी जाके जो है वो मैं यहाँ से आप अपना जैम कंट्रोल खोल सकते हो, दोनों में से किसी जगह से भी खोल लो। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैंने क्या किया है, इसका अपाची सर्वर स्टार्ट किया है और कुछ स्टार्ट नहीं किया है। माई स्क्वेल उस वक्त स्टार्ट करूँगी जब मैं डेटाबेस से काम कराऊंगी। अभी मेरे पास जो पोर्ट आ रही है वो 80 आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 80 ही आए, 82 भी हो सकती है, 81 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, 5, 6 एंड कुछ भी हो सकती है। जब हमारे पास स्टार्ट नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो फिर हम इसकी जो है वो पोर्ट चेंज कर देते हैं कॉन्फ़िग से। ठीक है, 80 के बजाय हम कुछ और रख देते हैं। तो मेरी ये जो पोर्ट है वो अभी इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए जो है वो मैंने इसको 80 रखा हुआ है, तो वो 80 पे चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। सही है। अब मैंने काम क्या करना है कि जो मेरा ये वेब पेज का जो फ़ोल्डर है, इसको मैंने क्या करना है, अपना एक विजुअल स्टूडियो खोला मैंने कोड, और यहाँ आके मैंने ओपन फ़ोल्डर पे गई और मैंने कहा मुझे जो फ़ोल्डर ओपन करना है वो बेसिकली उसका पाथ क्या है, वो ये वाला पाथ है। सेलेक्ट कर लिया मैंने फ़ोल्डर। सही है, वहीं से बात कॉपी कर दिया ताकि जो है वो मुझे इधर उधर तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अंदर अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाने जा रही हूँ। ठीक है, ये मेरी एक न्यू फाइल बनेगी। कहाँ बनेगी, माय वेब पेज के अंदर बनेगी। इस फाइल को मैंने जो है वो सेव करना है। अब सेव करने के लिए मेरा जो पहला पेज है, ठीक है, एक तो मैं PHP पे काम कर रही हूँ तो मैंने इसका एक्सटेंशन क्या रखना है, सेव टाइप PHP, और पहले पेज का जो आपका नाम होता है वो आपका क्या होता है, इंडेक्स होता है। स्टोर हो गया, सेव भी हो गया। अब आप आ जाओ, अपने ब्राउज़र खोलो, क्रोम खोल लो, कोई सा भी खोलो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैंने यहाँ ब्राउज़र खोला। अगर मेरे पास ये है लोकल होस्ट कॉलन 80, जो भी पोर्ट है 80, 81 जो भी आपके पास है, स्लैश माई वेब पेज जो मेरे फोल्डर का नाम है, और स्लैश लगा दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स का पेज चलता है। मेरे पेज के ऊपर कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंगल वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसलिए एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस जैम सर्वर को यहाँ से बंद कर देती हूँ, स्टॉप कर देती हूँ, और देन मैं रिफ़्रेश करूँगी, तो बेसिकली हम हिट तो इंडेक्स के पेज को कर रहे हैं, लेकिन ये अब मुझे कह देगा दिस साइट कैन नॉट बी रीच, यानी अब आप कि ये जो साइट है वो लोकल होस्ट रिफ्यूज़ कर रहा है कनेक्ट करने के लिए, यानी आपने अपना लोकल होस्ट सर्वर डाउन किया हुआ है, बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से आप आपकी वेबसाइट जो है वो डिस्प्ले नहीं हो सकती। तो मैं अगेन अपना सर्वर स्टार्ट कर रही हूँ, अपाची सर्वर, देन अगेन मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगी, अब मैं अगर अपनी वेबसाइट को हिट कर रही हूँ या अपने वेब पेज को हिट कर रही हूँ तो वो मेरे पास चलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ये तो मेरे ब्राउज़र पे चल रहा है। अब मुझे जो PHP में काम करना है, तो PHP के लिए आप ये ओपन टैग होता है और इसका ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। इसके अंदर मैं जितना भी काम करूँगी वो मेरा PHP का कोड होता है। सही है, PHP का काम है और इसी अंदर आप सारा PHP का कोड कर सकते हैं। PHP एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसके अंदर आप HTML की कोडिंग भी कर सकते हो, CSS भी लिख सकते हो, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो, लेकिन .html के पेज पे आप इस तरह PHP का टैग लगा के काम नहीं कर सकते। सही है, PHP का टैग लगाने के लिए PHP का एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमने और यहाँ पे एक चीज़ ये देखी थी, ये जो हमारे पास एक्सटेंशन है ना, कि हमारे पास कौन से इंस्टॉलेशन होते हैं या है इंस्टॉल, तो हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मैं डिज़ाइनिंग भी हम साथ में करेंगे, तो हम यहाँ पे ना बूटस्ट्रैप की, जो मैंने आपको बताया था कि आप बूटस्ट्रैप कर सकते हो। ठीक है, 4 कर लो या कुछ भी कर लो। ठीक है, तो मैं ये बूटस्ट्रैप 4 वाला जो है वो एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर ले रही हूँ, ताकि मैं साथ साथ डिज़ाइनिंग भी कर सकूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। इसके अलावा हमें अभी किसी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और कोई प्लगइन चाहिए, jQuery का चाहिए, तो आप यहाँ से भाई ले सकते हो कि भाई मुझे jQuery के लिए चाहिए। ठीक है, तो jQuery कोड स्निप्ट आ जाएगा, ये रहा। एक ये है मेरे पास कोड स्निप्ट,
ओवर 130 jQuery स्निपेट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा आपके पास ये वाली है, अब बंच ऑफ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये वाली है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट है, यूजेज वगैरह भी इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आप किस तरह यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से काम कर सकते हो, मर्ज़ी है। अभी हमें कोई काम नहीं है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से एक्सटेंशन कर लेंगे, ठीक है। वापस हम यहाँ आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है। हमने अभी कोई एक्सटेंशन नहीं करना, सिर्फ हमने वो वाला काम किया हुआ बूटस्ट्रैप वाला। बताने का मकसद ये था कि मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी, ये तो PHP का कोड है, सही है। बूटस्ट्रैप का क्या था, B4 ये रहा डॉलर, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाती है बूटस्ट्रैप। मतलब आपके पास जो भी पेज है आपका, वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। इस बॉडी के अंदर यहाँ पे आप अपना PHP का टैग लगा के आराम से काम कर सकते हो, सही है। इससे आसानी क्या होगी कि मैं जो है वो बूटस्ट्रैप की मदद से क्या कर सकती हूँ, अपने पेज को डिज़ाइन भी अच्छे से कर सकती हूँ। बात समझ में आ रही है। बॉडी के अंदर मैंने किसका टैग लगाया हुआ है, PHP का टैग लगाया हुआ है। बात यहाँ तक क्लियर है, सही है। बाकी ये तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, एक्सटेंशन की वजह से आ जाता है, वरना ये सारी की सारी चीज़ें आप खुद लिख लो। बात समझिए। अब मैंने यहाँ पे काम क्या करना कि भाई मेरे पास PHP का टैग है, और मैं अब इसमें काम ये कर रही हूँ कि भाई मुझे जो है वो कोई चीज़, मैंने आपसे कहा कि मुझे कोई हेडिंग डिस्प्ले करानी है या मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, या मेरे पास कोई भी चीज़ है कि मुझे PHP में क्या चीज़ रखनी है, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा था वेरिएबल, अगर आपको कोई भी बनाना है वेरिएबल, सही है, वेरिएबल के लिए आप डॉलर का साइन यूज़ करोगे। मैंने कहा था कि भाई अगर नंबर 1 है, लेट्स सपोज मैंने कहा कि 17 है, ठीक है, टर्मिनेटर यहाँ पे लगेगा। डॉलर हमारे पास नंबर 2 है और वो हमारे पास बराबर है 19 के बराबर है, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे इको यूज़ करते हैं, और इको यूज़ करने के मतलब इको के अंदर जो है वो हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि भाई मुझे क्या चीज़ प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया द सम इज़ कॉलन, मुझे यहाँ पे एडिशन करवाना है तो मैं ब्रैकेट में करवाऊँगी, या जो भी आपको यहाँ पे रखना है। तो आप इस तरीके से कॉनकैटिनेट हम इसमें डॉट से करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा भाई डॉलर नंबर 1 प्लस डॉलर नंबर 2 को मैंने प्रिंट करवाना है। अच्छा, मैं पहले इसको चला के दिखा दूँ। सेव करा ब्राउज़र पे, मैंने वो पेज खोला है, आप यहाँ के रिफ़्रेश करो। अभी ये बिल्कुल सिंपल सादा से आ रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई स्टाइलिंग या कुछ भी नहीं आ रही, ठीक है। इस लाइन से पहले अगर मुझे कोई डिव लगानी है या कोई भी काम करना है तो मैं इस चीज़ को ब्रेक कर सकती हूँ। PHP का टैग ब्रेक करके, PHP का टैग खोल के फिर मैं इसमें काम कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने ये कहा कि मेरे पास ये प्रिंट की लाइन है, ठीक है, लेकिन मैं इसको सेंटराइज करना चाहती हूँ, मैं इस पर बैक कलर देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि ये टैग मेरे पास PHP का यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है, और ये वापस यहाँ पे मेरे पास PHP का टैग ओपन हो रहा है, यानी मैंने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये चीज़ गौर से समझ लो। पहले हिस्से में मेरे पास 2 वेरिएबल है और दूसरे हिस्से में मेरे पास क्या मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग हुई है। अब भी अगर मैं इसको चला के दिखाऊं तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। इस हिस्से और इस हिस्से के बीच में मैं HTML यूज़ कर सकती हूँ। बात समझ में आ रही है। तो मैंने इधर जो है वो कहा कि भाई मुझे एक डिव बना के दो। बात समझ गए। और इस डिव के अंदर मैंने क्या रखा है, ये PHP का टैग रखा है। बात समझ में आई। मैंने कहा मुझे एक डिव बना के दो, सही है, ऊपर वेरिएबल डिफाइन है। मैंने कहा मुझे एक डिव बना के दो, और इस डिव के अंदर मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, PHP का टैग इस्तेमाल किया हुआ है, सही है। अब डिव के ऊपर मैं यहाँ क्लास लगा रही हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास लेट्स सपोज क्लास है कंटेनर की। ठीक है, कंटेनर लगा दो, Ctrl+Z, कंटेनर है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम देख लेते हैं। अगर यहाँ से हमें मिल जाती है तो BG ग्रुप
क्लास होती है एक navbar डिफ़ॉल्ट की। ठीक है, लेट्स सी क्लासेस से हमारे इस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं। बटन का होता है BTN प्राइमरी। सही, नाउ लेट्स सी कि इस पे कुछ आ भी रहा है। ठीक है, देखो बटन प्राइमरी मैंने किया तो बटन प्राइमरी मेरे पास एक क्लास है जिसका जो कलर है वो क्या है, ब्लू है। सही है। इसी तरीके से BTN फॉल्ट है। स्पेलिंग का मतलब है। और एक और है सक्सेस। ठीक है, ये ग्रीन होता है। ठीक है, इस तरह। तो अगर आप इसमें से आपको कोई क्लास याद है और आप इस पे लगाना चाहते हो तो आप इस तरह लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसका कलर किया, इसको सक्सेस किया, तो अब मेरे पास बूटस्ट्रैप पे ये देखो आप सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो मैंने इधर PHP का टैग अलग किया और इधर मैंने HTML के बीच में यूज़ किया, तो मेरा ऊपर नीचे जो भी क्लास लगी हुई थी वो उसके हिसाब से मेरे पास जो है वो डिस्प्ले आ रहा है। द सम इज। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? जैसे C# में हम यहाँ प्लस यूज़ करते थे ना टेक्स्ट को वैल्यूज़ के साथ मिलाने के लिए, तो हम यहाँ पे डॉट डॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि पहले ये इनका सम अप करे और उसके बाद जो है वो इसको इसके साथ मिलाकर मुझे डिस्प्ले बताए। सही है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी तो क्या करेगा वो, पहले वाली वैल्यूज़ को इसके साथ मिला देगा और आगे वाली वैल्यूज़ को जो है वो फिर वो एरर करेगा कि भाई ये इसके साथ नहीं मिल सकती क्योंकि ये एक इंटीजर है, और ये फिर आप इसके ऊपर वो समझेगा कि एडिशन परफॉर्म कराना चाह रहे हो। सही है, जब ये इसके साथ मिला देगा ना फिर वो समझेगा कि स्ट्रिंग और नंबर को आप क्या करना चाह रहे हो, सम अप करना चाह रहे हो, तो फिर वो एरर देना शुरू कर देगा। इसलिए ब्रैकेट लगाया कि भाई ये एडिशन का काम सेपरेटली हो जाए और उसके बाद जो है वो मुझे जो है वो इसको कॉन्केटिनेट करके यहाँ डिस्प्ले करा दे। क्लियर? मैंने यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स थी और उसके बाद मैंने ये काम करना शुरू करा कि भाई मुझे ये जो है वो इसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे इस पर काम कर सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने PHP पे। ठीक है, ये मेरा ये काम तो मेरे पास हो गया जो कि मैं आपको बता रही थी बूटस्ट्रैप से। एक और मैं फ़ाइल बना रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इस फाइल को मैं सेव कर रही हूँ और इसका नाम जो है वो मैंने यहाँ पे रखा है पेज 2 और इसकी एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास PHP है। ठीक है, ये एक्सटेंशन ज़रूर सेलेक्ट करनी है आपने, ऐसे ही नहीं आपने कर देना है। सही है। अब मैं यहाँ पे सिंपल PHP वाले काम करा दूँ, वो सिर्फ बताया था कि डिज़ाइनिंग के साथ आप किस तरह कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ तक किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, इसको एक दफ़ा नोट आउट कर लो कि किस तरीके से आप इसके ऊपर बूटस्ट्रैप का काम करते हो और इसको सेपरेटली कैसे करोगे। सिर्फ बॉडी के अंदर इतना ही है, तो तुम अगर ये पूरा ना भी लिखना चाहो तो ऊपर HTML बॉडी का टैग लगा के सिर्फ इतना कोड नोट डाउन कर लो। जो डेटा टाइप्स हैं वो इंटीजर है, डबल है, बूलियन हो सकती है, नल हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकता है, एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर हमारे पास डायरेक्टली भी हम जो है वो इसको किस तरह यूज़ करते हैं, मैं डाटा टाइप के हिसाब से बता रही हूँ वैल्यूज़ को। ठीक है, तो कमेंट लाइन हमारे पास इसके अंदर ये है कि डाटा टाइप है हमारे पास, डाटा टाइप इंटीजर की बात हो रही है।
ठीक है। डाटा टाइप इंटीजर में क्या होता है भाई, डॉलर लिया मैंने, नंबर 1 किया और इस तरीके से सेम मैंने इसको दे दिया 1 2 3 4 जो भी आपको यहाँ पे नंबर देना, तो ये मेरे पास एक नंबर है। ठीक है। इसी तरीके से मैंने नंबर 2 लिया, इसमें मैंने दे दिया -20। ठीक है। और इसी तरह मैंने प्लस, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी पैटर्न से मैं नंबर दे सकती हूँ। ठीक है। इसको प्रिंट कराने के लिए मैंने कह दिया इको डॉलर नंबर 1। ठीक है। और इको डॉलर नंबर 2। ठीक है। इन दोनों के बीच में ब्रेक लगाने के लिए मुझे यहाँ पे ये वाला टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा इस तरीके से, वरना ये दोनों के दोनों एक ही लाइन में आएंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ डिस्प्ले कराया। अब मुझे यहाँ पे चलाना है तो ये मेरे पास इस तरह नहीं चलेगा। मैंने अब जो ज़ाहिर सी बात है नाम चेंज किया है, पेज 2 किया है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा पेज 2, क्योंकि ये इंडेक्स का पेज नहीं है। अब ये कह रहा है कि नंबर 2 के अंदर आपके पास सिंटैक्स एरर आ रहा है। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स एरर है क्योंकि वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है ना, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दी हुई है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमने यहाँ कोई ब्रैकेट वगैरह तो असाइन किया भी नहीं है कि भाई मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू, तो जब इसके ऊपर जब ये काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये कहेगा कि भाई इसके अंदर तो भाई आपके पास क्या है, ये एरर है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को इस तरह करूँ, ठीक है, नाउ लेट्स सी। एक मिनट। अच्छा, ये इसका भी दे रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाया। ब्रैकेट हटा दो ज़रा। सही है। तो वो समझ रहे हैं कि सब एक ही जैसा है। ठीक है। खैर, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और दे भी दिया। ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देगा नंबर और उसके बाद वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसके बाद ये नंबर जो है वो उसने डिस्प्ले भी करा दिया। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास इंटीजर डाटा टाइप थी। सही है। तो मैं किसी भी तरीके से इंटीजर डाटा टाइप में वैल्यूज़ वगैरह असाइन कर सकती हूँ। अब बारी है डबल की, यानी पॉइंट वैल्यूज़ की। ठीक है। डाटा टाइप, अब हम बात कर रहे हैं डबल की। डबल की बात करने के लिए ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ पे दूसरा ले लेती हूँ। मेरे पास नंबर 3 है। ठीक है। आप यहाँ पे मतलब कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। मतलब मैं यहाँ वेरिएबल बनाते हुए कोई डाटा टाइप नहीं डिफाइन करती, उसकी वैल्यूज़ बताती है कि डाटा टाइप जो है वो बेसिकली है क्या। सही है। डॉलर नंबर 4 इज इक्वल्स टू 2.35 प्लस 0.789। ठीक है। बात समझ में आ रही है? इको डॉलर नंबर 3 सही है। इसी तरीके से सेम कॉपी किया मैंने और नीचे यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है और इसका मैंने चेंज करके क्या कर दिया, 4 कर दिया। सेव करा, नाउ रिफ्रेश। एक मिनट, इको के पास कहीं पे ये रहा, टर्मिनेटर नहीं है। सही है। टर्मिनेटर बहुत ज़रूरी है, अगर कहीं पे भी स्किप होगा तो ये एरर देगा। आप पॉइंट वैल्यूज़ दे सकते हो, उसने इसको ऐड करके मुझे पॉइंट वैल्यूज़ बना के दिखाई है, ये देख सकते हो। 2.35 दिन से 3 पॉइंट जो है वो समथिंग एल्स आ रहा है। सही है। हेडिंग डालनी है तो हेडिंग भी डाल सकते हो भाई। यहाँ पे भी मैं एक हेडिंग डाल लूँ कि मुझे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराना है। और मैसेज मेरा यहाँ पे ये है, या मैं एक हेडिंग ही डिस्प्ले करा रही हूँ। हेडिंग 3, हेडिंग 3 और इसमें मैंने लिखा डाटा टाइप इंटीजर। ठीक है।
यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, डाटा टाइप इंटीजर की बात करें। इसी तरीके से अब हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो डाटा टाइप हमारे पास किस चीज़ की है, डबल की है। सही है। अब आप इसका जो है वो डिस्प्ले देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको जो है वो, एक मिनट, हमारे पास एक्सपेक्टेड कहीं और भी इशू है, इधर भी है, यहाँ टर्मिनेटर नहीं है, यहाँ टर्मिनेटर नहीं है। सही है। ये रहा डाटा टाइप इंटीजर, डाटा टाइप डबल, इनकी वैल्यूज़ एंड इनके आंसर्स हमारे पास ही हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमने और डाटा टाइप्स को भी देखना है। बाकी की डाटा टाइप्स भी हमारे पास हैं, सिर्फ 2 ही डाटा टाइप नहीं होती है हमारे पास, और भी डाटा टाइप्स हैं। बूलियन, बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स की वैल्यू होती है। तो इसके नीचे अब मैंने यहाँ पे लिखा भाई डाटा टाइप हम किसकी बात कर रहे हैं, बूलियन की बात कर रहे हैं। ठीक है। बूलियन में क्या होता है, या तो मेरी वैल्यू ट्रू होगी या तो मेरे पास वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया है डॉलर नंबर 5 इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, मैंने कहा ये ट्रू है। और डॉलर नंबर 6 इज इक्वल्स टू फॉल्स। 2 वैल्यूज़ है मेरे पास। इन दोनों के लिए मुझे ज़ाहिर सी बात है, अगर मुझे डायरेक्टली नॉर्मली अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो इसकी मतलब लॉजिक क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है या जो भी है, तो मैं यहाँ इसको कंडीशन में देती हूँ। इफ़ की कंडीशन चलती ही उस वक्त है जब आपके पास क्या होता है, वैल्यू ट्रू होती है। तो मैं यहाँ पे अगर नंबर 5 लिख रही हूँ तो नंबर 5 की वैल्यू क्या है, ट्रू है ना। तो इसका मतलब है इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की वैल्यू जो है वो मेरे पास चलेगी। ठीक है। तो मैं यहाँ इको के अंदर डिफाइन कर रही हूँ क्या चीज़, द वैल्यू ऑफ नंबर या वेरिएबल नंबर 5 इज ट्रू। ठीक है। नंबर 6 ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, इसकी फॉल्स है लेकिन ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, नंबर 6 है। ये बताने और दिखाने का मकसद ही यही है कि ये वाली वैल्यू चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी 6 वाली, क्योंकि इफ़ की कंडीशन कभी भी फॉल्स स्टेटमेंट में चलती ही नहीं है। सही है। डाटा टाइप यहाँ पे हमने कह दिया बूलियन। ठीक है, स्टोर किया और मैं इसको यहाँ पे चलाती हूँ। एक मिनट, नंबर 6 कहाँ है, यहाँ पे टर्मिनेटर, देन टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, देन टर्मिनेटर, सेव। सही है। अब आप देखो जो मेरे पास चली है वो सिर्फ 5 की वैल्यू चले। ठीक है, बूलियन वैल्यू में आप ट्रू एंड फॉल्स की तरह में आप चला सकते हैं, मतलब वैल्यू जो स्टोर होती है वो ट्रू एंड फॉल्स पे होती है। तो जो इफ़ की कंडीशन में जब चल रहा होता है तो वो ट्रू ही स्टेटमेंट चलाती है, फॉल्स नहीं चलाती है। ठीक है। तो ये आपको आगे जाके समझ में आएगा कि ट्रू एंड फॉल्स हम किस उसमें कर रहे हैं। जैसे कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो मेरे वेरिएबल की वैल्यू ट्रू कर दो, और अगर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा तो मेरी वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स कर दो। तो उसमें मुझे पता चल जाएगा मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आगे बताती हूँ। हमारे पास और जो दूसरी डाटा टाइप्स हैं हम उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, बूलियन में आपके पास बहुत तरह की चीज़ें और इस तरह की होती हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ कि भाई मुझे जो है वो क्या करना है, नल बताना है कि मेरी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो नल है या एम्प्टी है। डाटा टाइप मेरे पास क्या है, नल है। ठीक है, तो उसमें होता यह है कि आपके पास मैंने कहा $VAR। ठीक है, $VAR है, ये बराबर है किस चीज़ के, नल के। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं कह सकती हूँ कि भाई जो इसकी वैल्यू है
वो नल है। सही है। तो इसको अगर आप डिस्प्ले कराओ या कुछ भी कराओ तो आप इसको डायरेक्टली जो है वो प्रिंट करवा सकते हो। अगर मैं कहूँ इको और $VAR, सही है, तो ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। मतलब किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं देनी है तो ज़ाहिर सी बात है ये डिस्प्ले भी नहीं करेगा। सही है ना, कुछ है ही नहीं तो इसमें डिस्प्ले क्या करेगा। इसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट कर देती हूँ कि भाई ये इतना तो डिस्प्ले कर रहा है ना। द वैल्यू ऑफ VAR वेरिएबल इज कॉलन। ठीक है, स्टोर किया, इसको यहाँ रिफ्रेश किया, ये आएगा तो मैं यहाँ तक, लेकिन वैल्यू कुछ है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ये नल है। जब ये कुछ है ही नहीं तो आपको डिस्प्ले क्या करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए मैं इसके लिए यहाँ पे ब्रेक का टैग लगा देती हूँ। ठीक है, खैर ब्रेक का तो नहीं लगा रही, मैं काम करती हूँ इसकी जो हेडिंग हमने रखी थी इस तरह, इसके लिए भी हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं डेटा टाइप नल है। ठीक है, तो अगर हमने किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू दी ही नहीं है तो जाहिर सी बात है, अच्छा इसका एक मिसिंग है। ठीक है, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है तो वो हमारे पास क्या करेगा कि कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, शो करा रहा है कि वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, VAR वेरिएबल इज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल लिख लो खाली, इज, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, ये नल होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आ जाते हैं डेटा टाइप स्ट्रिंग की तरफ। हमारे पास क्या है अब, डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ मैंने नेम लिख दिया और स्ट्रिंग हम जो है वो हमेशा इस तरह ही लिखते हैं। लेट्स सपोज इस तरह मैंने नाम लिख दिया, डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, नेम है तो हमने यहाँ लिख दिया भाई नेम इज, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास है नेम है। ठीक है, तो जो हमने स्ट्रिंग में नाम दिया है वो एज इट इज एज फिर आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जो भी नाम है। ठीक है, स्ट्रिंग है ये, पूरा लिखना पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा नाम लिखा है, स्पेस के साथ लिखा है, मतलब इसके अंदर स्पेस भी यूटिलाइज किया तो ये पूरा आ रहा है। ऐसा नहीं क्योंकि कट कटा के या कोई चीज़ आपके पास इस तरीके से आएगी। स्ट्रिंग देने के और भी तरीके कहाँ हैं भाई, ये दिया मैंने, स्पेस दिया, प्लस करा, 2 स्ट्रिंग है। ठीक है, 2 स्ट्रिंग है, सही है, मिला के लिखा हुआ। ठीक है, अब वो मुझे यहाँ वार्निंग देगा कि भाई 2 स्ट्रिंग को इस तरह नहीं लिख सकते, कॉन्कैटिनेट कराना है तो आप डॉट लगाइए। ठीक है, ये C# टाइप में हो जाता था कि कॉन्कैटिनेट हो जाता था, इसमें नहीं होता, इसमें आप इसी तरीके से लिख सकते हो मिला के। सही है, सिंगल नेम लिखना है। अच्छा, इसमें मैंने कह दिया भाई ये फर्स्ट नेम है, ये मेरे पास एल नेम है यानी लास्ट नेम है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। सही है, अब इसके साथ आपको ये वाला नाम लिखना है और इसके आगे हमने ईको कराना है। ईको में डॉलर लास्ट नेम। ठीक है, इस तरह। नाउ लेट्स सी, इस तरह। एक मिनट, कहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगा हुआ,
एरर क्या दिया है इसने, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना हमने चेंज किया ना, तो इसको एफ करेंगे वापस, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट नेम किया। सही है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये पूरा इसने मिला के लिख के दिया है। सही है, क्योंकि ब्रेक ब्रेक का कोई टैग नहीं था यहाँ पे। सही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको। और भी हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन ये जितनी डाटा टाइप्स हैं मैंने जो आपको अभी बताई, वन टीचर, डबल, बूलियन, नल, स्ट्रिंग, ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास डाटा टाइप्स मौजूद हैं, और डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऊपर जो है वो हम फर्दर और भी वर्क करेंगे। फिलहाल इतना करो, फिर बाकी बात में होता। अगर आपको कैरेक्टर लिखना है तो आप सिंगल में लिखो या डबल में लिखो, लिखोगे आप एक ही कैरेक्टर। डबल में ठीक है, वो अलग से डिडक्ट नहीं करता, क्योंकि सिंगल कोटेशन में लिखा है तो कैरेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। सही है, MVC वगैरह से यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तक किसी किस्म का कोई इशू आई थिंक सो नहीं होना चाहिए। हमने कर लिया डाटा टाइप्स टाइप का। फाइल पे जाके मैं न्यू फाइल बना रही हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर रही हूँ, Ctrl+S, ठीक है, PHP, ठीक है, पेज 3 रखा है मैंने इसका नाम, सेव करा। बाय डिफ़ॉल्ट पेज 3 के ऊपर अब मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, पेज 3 के ऊपर हमारे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। सही है, यहाँ तक क्लियर है जो भी मैंने लास्ट कवर कराया है। सही है, अब मेरे पास इसी फोल्डर के अंदर मेरे पास सारे पेजेस बनते चले जा रहे हैं, ठीक है, और इसी पे हम फर्दर वर्क, ठीक है। हम अब कांस्टेंट वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक PHP का टैग ओपन किया और PHP का टैग क्लोज कर दिया। डिफाइन का एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग का नाम और उसकी वैल्यूज़ बताती हूँ, ठीक है, कि मेरे पास वेरिएबल का नाम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कहा मेरे पास जो वैल्यू है वो पाई की वैल्यू की बात हो रही है, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 3.14 है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो ये बेसिकली थ्रू आउट मैं कभी भी पाई लिखूंगी इसकी यही वैल्यू देगा, मैं आगे जाके इसको मॉडिफाई नहीं कर सकती कि मैं इस चीज़ को मॉडिफाई कर दूँ या इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ। ठीक है, तो ये थ्रू आउट हमारे पास सेम रहती है। इको, अब मुझे अगर इसको प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, आप इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हो कि भाई मुझे पाई की वैल्यू प्रिंट करा दो। सेव नाउ 3.14, ठीक है, इसके साथ कॉन्केटिनेट करके कुछ लिख लो। ठीक है, इस तरह, और डिस्प्ले में आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कमेंट मैं इसलिए कर दे रही हूँ ताकि तुम लोग अगर बाद में कोड वगैरह देखो तो तुम्हें याद रहे। टेंट वेरिएबल, ठीक है, कि हमारे पास जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है वो हमारे पास किस तरह का होता है और किस तरीके से हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको कॉल कराने के लिए हम एक और तरीके कार से भी हम इसे कॉल करा सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे तरीके से हम जो कॉल कराते हैं वो हम इसको यहाँ पे इस तरह कॉल करा देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कांस्टेंट, ठीक है, फंक्शन, और इसके अंदर हम ये भी डिफाइन कर देते हैं। दोनों तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पे वो सेम उसमें वो डिफाइन कर देगा। अच्छा, इस स्पेलिंग का इशू है। खैर वो इसमें CONSTANT स्पेलिंग सही है, लेकिन वो खैर एक मिनट, इसमें इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। ये नाम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में दिया ना, इसलिए सही है, सेम है। कांस्टेंट करके
एज नेम दे दो या बिना इसके ऐसे नेम दे दो, दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, दोनों तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सही। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मैं बता रही हूँ, नेम एंड डिस्क्रिप्शन चीज़ें होती हैं हमारे पास कि हमने जो है वो क्या करना है और किस तरीके से लिखना है। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट गिवन है। इको, ये मेरे पास यहाँ पे लाइन है, ठीक है। टर्मिनेटर, मेरे पास अभी ये कौन सी लाइन है, 7 है, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पे बताया 7, मैं ज़रा इसको कॉन्केटिनेट करा के लिखूँ, ठीक है, ब्रेक के साथ, ताकि जो है वो मुझे नज़र आए। ये बेसिकली क्या करता है, लाइन नंबर बताता है कि ये जो कोड लिखा हुआ है वो किस लाइन पे लिखा हुआ है। ये भी कांस्टेंट नेम है, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट वेरिएबल कह सकते हो या कॉन्स्टेंटली ये डिफाइन हुए हुए हैं फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये चेंज नहीं कर सकते हम। डॉट नहीं लगाया मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट करने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी द लाइन नंबर इज 7 या द कोड इज रिटन ऑन दिस लाइन नंबर। जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से फाइल होता है। द फाइल इज, ठीक है, लाइन की जगह पे फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हमारे पास होती है फाइल। सही है, ये हमें क्या बताएगा, हमारी फाइल के बारे में बताएगा कि हमारी फाइल कहाँ पे सेव है, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, उसका पाथ क्या है, करंट फाइल का पाथ उठाना है, कुछ भी उठाना है अब इस तरीके से उठा सकते हो, ठीक है। ये भी मतलब हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते। बात समझ गया? अच्छा, इधर हमारे पास और भी चीज़ गिवन थी, वो थी हमारे पास DIR। सही है, डायरेक्टरी की बात हो रही, DIR होती है आपके पास डायरेक्टरी। नाउ यू कैन लेट्स सी, डायरेक्टरी का मतलब है आपके फोल्डर तक का नाम क्या है, फाइल का नाम नहीं पूछ रहा, वो आपकी डायरेक्टरी का नाम पूछ रहा है, वो हमारे पास ये है। सही है, यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। सही है, फंक्शंस, अगर कोई फंक्शन कॉल किया हुआ है, कोई मेथड कॉल किया, नेम स्पेस है, कोई क्लास है, तो यहाँ पे हमने लगा देते हैं, ठीक है। ये क्लास के बारे में हो रहा है, यहाँ कुछ यूज़ हुआ नहीं है वैसे क्लास, ठीक है। लिखती जा रही हूँ, सेव करती जा रही हूँ। द क्लास इज एम्प्टी, क्योंकि हमने कोई क्लास यूज़ नहीं करी हुई है इसमें, ठीक है। इस फाइल में अगर कोई फंक्शन यूज़ हुआ हुआ तो ये फंक्शन बताता, ठीक है। ये हम बाद में जब यूज़ करेंगे तब इसको आप चला लेना, चला के देख लेना उसके अंदर, तो ये आपको बता रही थी कि फंक्शन है, तो अगर फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ होगा तो वो फंक्शन भी बता देगा। तो ना मेरे पास इसमें क्लास यूज़ हुई हुई है, ना मेरे पास फंक्शन यूज़ हुआ है, तो ये दोनों में से मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि ये एम्प्टी है इस फाइल के लिए। सही है, बात समझ में आई? ऑपरेटर्स के बारे में बता रही हूँ बेटा। ऑपरेटर्स हमारे पास है क्या और किस तरीके से हम काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आती है ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर हमारे पास होते कितने तरह तरह के। अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन होता है, लॉजिकल, और उसको आप रिलेशन ऑपरेटर भी कह सकते हो, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर की, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास। प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, सही है, डिवाइड हो गया, पर्सन जो होता है वो मॉडुलस निकालता है उसके लिए हो गया, ठीक है।
प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, ठीक है, ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। बात समझ में आई? इसी तरीके से हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। ये मैं दिखा दे रही हूँ बना बना के। ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास कौन से होते हैं, वो अर्थमेटिक में नहीं आता, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं कि हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर का मतलब क्या है कि आप दो चेक कर रहे हो कि वो चीज़ मैच हो रही है या नहीं होती। इसका मतलब है डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कंपेयर में आता है ये चीज़ इससे ग्रेटर है, ठीक है, या ये चीज़ इससे लेसर है, ठीक है। फिर हम ये चेक कर रहे होते हैं कि ये लेस देन या बराबर है, ठीक है। फिर हम क्या चेक करते हैं कि मतलब ग्रेटर या इसके बराबर है, जो भी आप यहाँ पे चेक कर रहे होते हो। तो ये हमारे पास कहलाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल का मतलब होता है लॉजिकली आप कोई चीज़ चेक कर रहे हो, ठीक है। मतलब लॉजिक ऑपरेटर में ये होता है कि मैं दो वैल्यूज़ अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरा रिजल्ट ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, लॉजिक टेस्ट कर रहे हैं। जैसे आईडी और पासवर्ड अगर ट्रू है तो मेरे लॉगिन हो जाए, ठीक है। इनमें से कोई एक भी गलत है या कुछ भी, हमारे पास लॉजिक होती है। तो हमारे पास लॉजिक जो होती है वो बेसिकली हमारे पास कहलाता है एक एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है। उसको फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक और होता है, ठीक है। और एंड ऑपरेटर जो बेसिकली हम लिखते हैं वो डबल इससे लिखते हैं, और ऑपरेटर जो हम लिखते हैं वो हमारे पास ये वाले जो सिंबल होता है इससे हम डोनेट करते हैं। ये हमारे पास नॉट होता है, नॉट का सिंबल होता है लॉजिकली, यानी अगर एक चीज़ ट्रू है तो मैं इसको फॉल्स बना दूँ तो ये हमारे पास नॉट लॉजिकल इसमें आता है, ठीक है। ये जब हम यूज़ करेंगे तो ये क्या यूज़ होता है, इनका किस तरह इस्तेमाल होता है और ये कैसे वर्क होता है, ये हम आपको जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इसके बाद होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट से हमें एक बात समझ में आती है, ठीक है। और असाइनमेंट से हमें जो बात समझ में आती है वो ये कि किसी को हमने कोई चीज़ असाइन कर दी या चीज़ प्रोवाइड कर दी, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो आती है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब होता है वेरिएबल से पहले मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, इक्वल लगाया, उसके बाद मैंने उसको वैल्यू दे दी, तो वो मैंने क्या कर दिया, उसको वैल्यू असाइन कर दी। अब वो उस वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। बात समझ में आई? इसी तरीके से मैंने कहा प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू का मतलब ये है कि जो मेरे पास वेरिएबल है उसी की पुरानी वैल्यू में जो नई वैल्यू है उसको क्या कर दो, एड ऑन कर दो। इसी तरीके से होता है माइनस इक्वल्स टू, सही है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, इसको माइनस इक्वल्स टू का मतलब पुरानी वैल्यू में जो करंट वैल्यू मैं दे रही हूँ उसको माइनस कर दो, पुरानी वैल्यू में करंट वैल्यू जो मैं दे रही हूँ उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मैं अभी तुम्हें बताती हूँ उसकी ना एग्जाम्पल भी नीचे लिख के बताती हूँ, ठीक है, कि बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मॉडुलस इक्वल्स टू आता है, सही है। तो इसको मैं फर्दर एलैबोरेट कर रही हूँ नीचे, ठीक है। इसकी जैसे एग्जाम्पल बता दे रही हूँ मैं, जैसे मैंने कहा भाई a इज इक्वल्स टू 12, ये इसकी एग्जाम्पल होगी, ठीक है। इसमें मैंने कहा a प्लस इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसका बेसिकली मकसद हमारे पास क्या हुआ, इसको फर्दर मैं अगर एलैबोरेट करूँगी तो मैं क्या करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ a माइनस इक्वल्स टू 3, फिर a मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 2, ठीक है। a स्लैश इक्वल्स टू, अगेन मैंने 2 दिया हुआ है, और a मॉडुलस इक्वल्स टू 3।
इसका आंसर जो है वो a की वैल्यू 12 ही रहेगी। इधर क्या है, इसका फर्दर मतलब होता है a बराबर किसके, a की पुरानी वैल्यू में 4 को प्लस कर दो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इस वाले का मतलब है a की जो पुरानी वैल्यू है उसमें माइनस क्या कर दो, 3 कर दो। इसका मतलब क्या है, a जो है वो बराबर किसके है, a की पुरानी वैल्यू में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ये इसका मतलब ये होता है a बराबर किसके, a की जो पुरानी वैल्यू उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। इसमें क्या होता है, a बराबर है a की जो मॉडुलस वैल्यू है, यानी मॉड निकालना है इसका, रिमाइंडर। बेसिकली मॉड क्या होता है, रिमाइंडर बता रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस तरह मैं ये डिफाइन कर रही हूँ। अब a की पुरानी वैल्यू लेट सपोज 12 है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई a बराबर किसके है, 12 प्लस 4 के। बात समझ में आई? यानी इसको हम शॉर्ट ये कह रहे हैं, 12 में प्लस कर दो क्या चीज़, 4। जो मैं इतने स्टेप में बताऊँ मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ। ठीक है, इसमें मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई a की जो वैल्यू है लेट सपोज 12 है, तो मैंने कहा भाई 12 में से माइनस क्या कर दो, 3 को माइनस कर दो। सही है, इस तरह। और इधर भी हमने ये कह दिया भाई a जो है वो बराबर किसके है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 के। सही है, और इधर अब हम कह रहे हैं कि ये बराबर है a बराबर है 12 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। सही है, तो हम यहाँ उस चीज़ को शॉर्ट लिख रहा हुआ है, इस चीज़ को ऐसे लिखें, इससे बेटर है हम इसको असाइन करके इस तरह दे दें। मैं ये आपको इसकी एग्जांपल्स बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बता रही थी इसकी एग्जांपल, a इज इक्वल्स टू 12 मॉडुलस 3। ठीक है, अब इधर आ जाओ, तो a बराबर किसके हो जाएगा, 12 प्लस 4। 12 में अगर आप 4 प्लस करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, 16। माइनस करते हो तो भाई a की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। मल्टीप्लाई करोगे तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे तो a हमारे पास यहाँ पे 6 हो जाएगा। इधर हम जब डिवाइड करेंगे 3 तो a क्या जो वो आता है, जैसे अगर मैं 12 की टेबल से करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर इसका कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 12 इजीली डिवाइड बाय है 3, ये 0 है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि मैंने इनको वैल्यूज़ असाइन करी है। ठीक है, मैं ये बता रही हूँ कि 12 में प्लस 4 करो, 12 में 3 को माइनस करो। ठीक है, बेसिकली, और 12 में 2 को मल्टीप्लाई करो, 12 को डिवाइड करो 2 से, 12 का मॉडुलस निकालो। तो बेसिकली ये वाली जो लाइन होती है ना, वो इस वाली लाइन के बराबर होती है, ऊपर वाली लाइन के। सही है, तो इस तरह लिखने से बेटर है आप इस तरह लिख दो, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। सही है, बात समझ में आई? इसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास होती है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी में भी कहते हैं और वैसे भी कहते हैं कि कंडीशनल हमारे पास क्या है, वो हम किसी कंडीशन पे ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन से यूज़ होता है। कॉलन एंड क्वेश्चन मार्क में हम इसको मैं फर्दर एग्जांपल के साथ एलाबरेट कर रही हूँ कि मेरे पास इफ़ करके, कि अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू है तो ये है, मतलब कंडीशन है मेरे पास। ठीक है, कंडीशन इज ट्रू, तो मैं यहाँ पे कहूँगी देन वैल्यू लेट्स सपोज एक्स वाई जेड को लिए। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि जो वैल्यू ऑफ या कुछ भी कह सकते हो कि भाई अदरवाइज आप वैल्यू वाई। ठीक है, यहाँ पे अदरवाइज वैल्यू वाई, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मेरी कोई कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। सही है, एग्जाम्पल बता रही हूँ,
मैंने यहाँ पे लिखा है नाउ z इज इक्वल्स टू, ठीक है, अगर z की वैल्यू बराबर आती है या कुछ भी आती है, वो आती है 3 प्लस, मैं ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ, ठीक है, मैंने कहा 3 प्लस a, ठीक है, इस इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट्स में ही दे रही हूँ मैं, इस टू 7, ठीक है, देन मुझे यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ, देन प्रिंट करा दो, इको करा दो या कुछ भी है, तो हम यहाँ देन बता सकते हैं कि वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है, ये दे सकते हो, ठीक है। अगर 7 आती है तो ये है इसका आंसर, अगर 7 आता है तो आप ये दे सकते हो, या मैं ये कह सकती हूँ भाई सिंपल इस तरह भी बना सकते हैं कि भाई अगर वैल्यू ऑफ ए जो है वो मेरे पास 7 आती है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि भाई प्रिंट कर दो 7, अदरवाइज कॉलन के बाद, यानी जो हमारे पास कॉलन बाइट है, प्रिंट कर दो नॉट 7, सही है। इस तरह तो हम बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल से बना रहे होते हैं कि कंडीशंस के हिसाब से क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करेगा और क्या प्रिंट नहीं करेगा। बात समझ में आई? बेसिकली ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब इधर आप कह सकते हो कि इक्वल्स टू 7 है, मैच कराने ना, कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी अगर ए की वैल्यू 4 होती है तो कंडीशन मेरी ट्रू होगी, और ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा, और मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरे पास ये प्रिंट करके देगा। ये सारे आपके ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल हो गया, असाइनमेंट हो गया, देन कंडीशनल ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। इसको अभी तक सिर्फ समझने की हद तक करो, ठीक है। इसकी फिर हम जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी किस्म का कोई इशू है?